पॉलिटिक्स बुक से चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म स्केल पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की। अब पहले तो उसका मीनिंग देख लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाए तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर शुरू किया था फेडरलिज्म का, तो हमने उसमें देखा था कि जो पावर्स हैं वो सेंटर और उसकी कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स में बढ़ जाती है, उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। और उसी में हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। उस समय हमने मेनली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की बात की थी, लेकिन हमारे इंडिया में एक तीसरा लेवल और है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। गाँव में से हम पंचायत कहते हैं और शहरों में से हम म्यूनिसपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। द बेसिक आइडिया, अच्छा ये क्यों किया गया है डिसेंट्रलाइजेशन, अब इसको हम देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। एक वजह तो ये है कि इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है और इसके जो स्टेट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। इंडिया के स्टेट्स इतने बड़े हैं कि उनके बराबर तो यूरोप के कई नेशंस भी नहीं हैं। यूरोप के नेशंस भी उनके मुकाबले एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी काफ़ी कम है। तो इतने बड़े बड़े स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो अपने इश्यूज़ को ज़्यादा बेटर वे में एड्रेस कर सकती है, उनको समझ सकती है और उनका सॉल्यूशन भी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकती है, बजाय इसके कि बहुत दूर कोई लोग बैठे हों गवर्नमेंट के और वो उस प्रॉब्लम को, उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बजाय लोकल लेवल पर इसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया था। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्यूनिसपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। ये हमने अभी जस्ट बात की। बट दिस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें ये कहा गया था कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहकर काम करेगी। और जो इलेक्शंस थे वो भी रेगुलर नहीं होते थे, कभी हो गए कभी नहीं हुए, और न ही जो है इनको बहुत ज़्यादा कोई पावर्स दे रखी थी और रिसोर्सेज दे रखे थे टिल 1992। 1992 तक तो ये कंडीशन थी कि दो इन कॉन्सेप्ट देयर वाज थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, तीसरा लेवल भी था जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, लेकिन उसके पास न तो रिसोर्सेज थे, न उनके इलेक्शंस रेगुलरली होते थे और न ही उनके पास कोई विशेष पावर्स थी। लेकिन 1992 में एक बहुत बड़ा स्टेप्स लिया गया और उसके जरिए बाद हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ। उसकी हम बात करते हैं। इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि 1992 में कौन से स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब यह ज़रूरी हो गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके रेगुलर इलेक्शंस कर दिए जाएँ। पहले रेगुलर नहीं होते थे। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। और लोकल लेवल के इलेक्शंस में भी जो हेड्स वगैरह जो पोस्ट हैं इंस्टीट्यूशन की, उनमें भी रिजर्वेशन हुआ है SC, STs और बैकवर्ड क्लास के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन, और 1/3 जो पोस्ट है वो पोजीशंस हैं वो वीमेन के लिए रिजर्व है लोकल लेवल की गवर्नमेंट में। यहाँ खास ध्यान देने बात योग्य ये है कि अभी तक हमारे यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट की जो इलेक्शंस होते हैं, यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के और या फिर स्टेट असेंबली के, उसमें अभी तक 1/3 रिजर्वेशन वीमेन के लिए फॉलो नहीं किया गया है। हालांकि इसका बिल जो है वो काफ़ी समय तक पार्लियामेंट में है, लेकिन अभी तक उसको फाइनल नहीं हुआ है, जबकि लोकल लेवल के गवर्नमेंट में ये फाइनलाइज हो चुका है और इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। अब ये इलेक्शन कौन करवाता है पंचायत के और म्यूनिसिपल इलेक्शंस, यानी लोकल इलेक्शन कौन करवाता है, तो इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया है हर स्टेट में। जैसे इंडिया का इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे इंडिया में जो इम्पोर्टेंट इलेक्शन है वो करवाता है, लेकिन लोकल लेवल के इलेक्शन के लिए हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन है।
The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. और स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो अपने पावर्स और रेवेन्यू जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, उनको दे, ताकि वो अपना काम कर सके। हालांकि जो इसका नेचर है शेयरिंग जो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो गांव में जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरह की है। गांव में जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। और हर गांव में ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट ऑफ सरपंच। लगभग हर एक बड़े गांव में पंचायत होती है। अगर गांव छोटे छोटे हैं तो कुछ गांवों को मिला करके वहाँ पर पंचायत बनाते हैं। और वो जो ग्राम पंचायत है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, उसका जो हेड है उसे हम सरपंच कहते हैं, वो प्रेसिडेंट होता है। और जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको हम पंच कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड ऑफ विलेज। और इसके इलेक्शन में जो उस गांव के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली वोट करती है। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और ये जो ग्राम पंचायत है वो पूरे गांव के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। और पंचायत किसके सुपरविजन में काम करती है? ग्राम सभा के। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? ग्राम सभा में गांव के वो सारे लोग जो भी 18 एज के ऊपर हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। ऑल द वोटर्स इन द विलेजर्स आर इट्स मेंबर्स। चलो ये बात हो ही गई, सारे जो गांव के लोग हैं वो जो वोटर्स हैं वो उसके मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर। इसकी कम से कम 2 या 3 मीटिंग एक साल में होना ज़रूरी है। और इसका पर्पज़ है एनुअल बजट जो है वो गांव के लिए जो भी आया उसको अप्रूव करना और गांव में जो भी डेवलपमेंट के वर्क हैं उनको देखना। चलिए अब जो ग्राम पंचायत जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 लेवल का है। ये 3 टियर सिस्टम है इसके अंदर भी। सबसे नीचे तो ग्राम पंचायत की बात हो गई। अब उसके ऊपर भी एक तरह की पंचायत होती है, उसकी हम बात करते हैं। A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। कुछ जो गांव की पंचायत हैं उनको मिला करके एक नेक्स्ट लेवल हायर लेवल तैयार होता है जिसको पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल पंचायत कहते हैं। The members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area। अब इसके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है? इसके मेंबर का इलेक्शन उस पर्टिकुलर ब्लॉक या मंडल या पंचायत समिति में आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनके जो चुने हुए मेंबर्स हैं वो इनका इलेक्शन करते हैं। ऑल द पंचायत समितिज़ और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी पंचायत समिति है वो सब मिल करके जिला परिषद बनाती है। ये एक और नेक्स्ट हायर लेवल हो गया। तो ये अब सबसे ऊपर का लेवल हो गया पंचायती राज में जिला परिषद। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। ज़्यादातर जो होते हैं इसमें वो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर आल्सो इट्स मेंबर्स। लेकिन साथ साथ उस एरिया के जो एमएलए हैं और जो एमपीज़ हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जो जिला परिषद चेयरपर्सन होता है वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है। तो ये 3 लेवल का पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ, इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अब इसी तरह से शहरों में क्या होता है, सिटीज़ और टाउन्स में क्या होता है वो देखते हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ आर इन सेटअप इन टाउन्स। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े शहर हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें भी ठीक उसी तरह से जैसे पंचायत में इलेक्शन होते हैं वैसे ही इलेक्शन होते हैं। शहर को वार्ड्स में बांटा जाता है और फिर वार्ड के काउंसिलर्स इलेक्ट होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। और जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो म्यूनिसिपैलिटी का, यानी कि छोटे जो शहर है वहाँ म्यूनिसिपैलिटी होती है, उसके हेड को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं। और जो बड़े शहर हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं और जो उनके जो हेड है उनको मेयर कहते हैं। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन को इंडिया में एग्जीक्यूट किया गया है। चलिए अब ये पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों के क्वेश्चंस इसमें कंबाइन करके मैंने दिए हैं, वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबिलिटी शोन इन द लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडियन फेडरेशन। ये पार्ट 3 से क्वेश्चन है।
What are the relationship between the center and state when different parties ruled at the center and state levels till 1990? ये भी हमारा पार्ट 3 से क्वेश्चन है. Evaluate the changes in center state relations took place after 1990. ये भी हमारा पार्ट 3 से क्वेश्चन है. What is decentralization? ये पार्ट 4 से क्वेश्चन है जिसको आज हमने अभी डिस्कस किया. What major steps were taken in 1992 toward decentralization? और explain the 3-tier system of पंचायती राज. तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, आप इनको सोल्व करने की कोशिश करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.